चलो भैया कहाँ तक वो थे बताओ। हाँ तो यहाँ तक वो था, विभव प्रवणता लिख गई थी वो क्वेश्चन, और यहाँ समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब प्रमुख गुण हो गए थे वह। लास्ट गुण क्या हाँ? लास्ट गुण था यदि किसी वस्तु की ऊंचाई h है तो उसका उसका पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम h/2 होनी चाहिए। कितने ही है हेडिंग करिए। यदि तो भैया हेडिंग करिए, यदि तो समतल दर्पणों को, यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जिसको लिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए बोला क्या गया है कि दो समतल दर्पण तो क्या है, और दोनों को एक दूसरे से इस तरह से टच कराते हुए हमने थीटा एंगल पे रखा है, कितने पे, तो किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये पूछा गया है कि दो हमारे समतल दर्पण है, दोनों को एक दूसरे के साथ टच करा के रखना है, तो उनके बीच में कुछ कोण बनेगा, उनके बीच में कुछ क्या बनेगा, तो वो जो कोण बनेगा ये वाला, ये जो दिख रहा है ये कोण, उसी कोण को माना है कि अगर थीटा कोण बन रहा है उनके बीच, कितना कोण बन रहा है, तो बताइए कि वो दोनों प्रतिबिंब, दोनों दर्पण मिला करके कुल कितने प्रतिबिंब बनाए, ये देखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 360 को डिवाइड कर देना है थीटा से। थीटा क्या है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण, थीटा क्या है, यहाँ से एक नंबर आएगा, यहाँ से क्या आएगी बेटा, संख्या आएगी, क्या आएगी। अब संख्या दो तरह की हो सकती है, या तो बेटा वो विषम संख्या होगी, या तो क्या होगी, अगर संख्या आ रही है विषम संख्या क्या आ रही है, तो वो हो जाएगी आपके बेटा प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, तो वो हो जाएगा, अगर विषम नंबर है तो सेम हो जाएगा, अगर विषम नंबर है तो क्या हो जाएगी, लेकिन अगर सम नंबर हो, अगर क्या हो बेटा सम नंबर से एक घटा देना है बच्चों, 360 को थीटा डिवाइड कर देना है। अगर मान लीजिए नंबर आ गया 5, क्या आ गया, तो प्रतिबिंबों की संख्या भी कितनी होगी, 5, लेकिन अगर आ रहा है 4, कितना आ रहा है, एक कैसा नंबर आया, सम, तो फिर प्रतिबिंब की संख्या उससे एक कम हो, विषम है तो उतने ही प्रतिबिंब, और सम है तो एक कम हो, बढ़ाइए तो निकलो बात। ओके भैया चलो आगे लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, समझ गए ना प्रतिबिंब कैसे निकलेंगे। अगर वो नंबर सम आ रहा है तो एक कम प्रतिबिंब बनेगा, और विषम आ रहा है तो एग्जैक्ट उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। लिखे भैया पहला, किसी समतल दर्पण पर, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत, अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण होगा, तो परावर्तन कोण होगा। ये आपका मतलब बताइए क्या होगा,
साठ है। हाँ, 60 कौन सा रूल लगा देगी? कौन सा रूल लगा दूंगा? अपना वाला। पहले नाइट चल भोजन करो। ये समतल दर्पण है। हाँ। अभिलंबवत मतलब खड़ी खड़ी आ रही है, ऐसे बोलते हैं अभिलंबवत। ठीक है, हो गई अभिलंबवत। अब अगर अभिलंबवत आएगी तो जाएगी कैसे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन नियम क्या कहता है? एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर कितने पे रही है? 0 पे। कितने पे आ रही है? क्योंकि अवलंब भी तो यही बनेगा। और आपतन कोण क्या होता है? अवलंब तथा आपतित कोण के बीच का कोण तो कितना? 0। तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 0। याद रखिए, अगर अभिलंबवत कोई किरण आ रही है तो हमेशा उसका परावर्तन कोण 0 होगा। लंबवत डाल नहीं रहा हूं, अब आ रही है। नोट कर लीजिए। बनाया है जी भैया, समझ गए हो? सही सवाल इस तरह से वहां आता है। तो ये जरूर ध्यान देना लैंग्वेज क्या लिखा है। परावर्तन मतलब आई बराबर आर। परावर्तन मतलब क्या होता है? अब उसने बोल दिया है अभिलंब, यानी कि जो अभिलंब है उसी के सीधे में आ रही है। और आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब तथा आपतित के बीच का कोण। और जब वो अभिलंब के ऊपर आ रही तो कोण कितना हो जाएगा? 0। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? सही आता है? लिखिए बेटा अगला सवाल। यदि दो समतल दर्पण यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण 60 डिग्री पर हो तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 5। जरूर भाई। 5 होगी। ऐसा संख्या आ गई तो आगे देखो यार, अब सवाल में क्या बोला है? दो समतल दर्पण। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटे संख्या। क्या निकालेंगे? संख्या कैसी लिखी जाती है? 360 बटे थीटा। थीटा कितना बोला? 60। क्या कर दो? 360 बटे 60, यानी कि नंबर कितना आ गया? नंबर कैसा? सम। और अगर नंबर सम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या। प्रतिबिंबों संख्या क्या होती है? संख्या -1 हो जाएगा। दिखाया -1 तो कुल कितने प्रतिबिंब बने? हाँ। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया था 2023 के पेपर। सरल है सवाल। तो अगर समतल दर्पण से संख्या वाला है, सिंपल फार्मूला 360 बटे थीटा। थीटा का नंबर देखना, अगर दिशा में तो वही प्रतिबिंब है, समय तो एक कम प्रतिबिंब है। हटाओ इसको, एक और दो नोट कर लें। हटा दूं?
देखिए, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो? बोला कि दो समतल दर्पण एक दूसरे कैसे हैं? समांतर। समांतर का मतलब है दर्पणों के बीच का कोण। दर्पणों के बीच का कोण थीटा बराबर 0। समांतर मतलब एक ही जगह है और बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। तो अगर हम निकाले संख्या, क्या निकाले बेटा? संख्या हो जाएगी 360 बटे, यानी कि 360 बटे, यानी कि अनंत। अनंत कैसा नंबर है? विषम नंबर है। हमारे पास प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ जाए? अनंत से एक घटा भी दोगे तो कौन सा फर्क पड़ता है? सही है। तो हमारे पास बिंदु कितने निकल गया है डॉक्टर? देखिए, अब आप अपने क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिए सही से। दर्पण के ध्रुव की बात की है। किसकी बात की है? दर्पण के ध्रुव। सही है। तो बोला गया है कि किसी भी दर्पण का, मान लेते हैं बेटा ये दर्पण है, अब कांच का गोला है, अब इसको दर्पण होना है तो एक तरफ तो पॉलिश करनी पड़ेगी, और पॉलिश अभी बाहर ही कर दो। सही है। तो अब इस अंदर की दूरी को मान लीजिए, ये दूरी आपके द्वारक है और ये कितनी दूरी? सही है। अब मैं इस दूरी को अलग से लेकर के जब खींच दूं, दूरी को जो ऐसे है उसको पकड़ के ऐसे खींच दूं तो क्या है, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और जब सीधा होगा तो इसका एक मध्य बिंदु आएगा। तो मान लिया वो मध्य बिंदु आया पी, क्या है? अब इसको फिर से वैसे मोड़ दिया तो वो मध्य बिंदु तो अब अपनी जगह पे बना रहेगा। तो मान लेते हैं दर्पण में मध्य बिंदु आ रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? ये मध्य बिंदु ऐसे नहीं है, विशेष ध्यान देना, इस तरह से नहीं आ पाएगा। इसी जो को आपको जो टेढ़ा है उसको पहले सीधा किया गया, फिर उसका मध्य बिंदु लगाया गया, फिर उसको टेढ़ा किया गया। ये जो मध्य बिंदु इस रेखा से निकाला गया, ना कि इससे नहीं है ऊपर से नाप दो वहां पे आया, वो नहीं। मध्य बिंदु ये वाली लंबाई का आधा। तो मान लिया यहाँ पर इसी बिंदु का नाम क्या है? पी या ध्रुव। ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की लंबाई का जो आधा या मध्य बिंदु होता है, उसी मध्य बिंदु का नाम क्या होता है? ध्रुव। ये जरूर याद रखना कि ये लंबाई लंबवत वाली नहीं है। कौन सी नहीं है? ये लंबाई उसकी अलग की गई है, फिर उसको सीधा किया गया। देखो वही है। क्या हो गया? है? खोल लो। जी। अच्छा खोल। हो गया यहाँ तक? अब हेडिंग डालिए बेटा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखिए, दर्पण जिस खोखले गोले का, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं।
हो गया। अब बोला गया है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, मान लेते हैं ये कोई खोखला गोला था जिसे दर्पण काटा जाएगा। मान लो यहाँ से आपने दर्पण को काटा, अब इसको दर्पण बनाना तो एक तरफ क्या करनी पड़ेगी, पॉलिश करनी। इसका अपना एक कोई केंद्र होगा, इसका अपना कोई क्या होगा, ये वाला केंद्र यहाँ पर रहेगा। इसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्ता केंद्र। ये बोला गया कि आपका जो जिस खोखले गोले से आप दर्पण को काट रहे हैं उसी गोले का जो केंद्र होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ये है अपने सही है। अब ये चलो वक्रता त्रिज्या। हो गया। नेट में लिखने वक्रता त्रिज्या। हो गया। अब मैंने डाल बेटा वक्रता के वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में लिखे आप लोग दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हाँ, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर। ठीक है। तो जो जैसे मान लीजिए कोई खोखला गोला था, ये आपका दर्पण हो गया, तो एक तरफ पॉलिश कर दिया, दर्पण बन गया। इसका केंद्र ये है और ध्रुव कहाँ पर था, यहाँ पर। तो जो आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है, उसी दूरी का नाम क्या है, क्या वक्रता त्रिज्या। उसे किससे दिखाते हो, आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या को। दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसलिए किधर लेंगे नहीं, आप जो आपको सरल लगे क्या मैं करना चाहते हैं आप ये भी परिभाषा है। क्योंकि भाई गोला ये रहा, केंद्र ये रहा। अब जैसे यहाँ तक की दूरी नाप रहे हो, वो भी दूरी दर्पण के अंदर ही तो आ रही है। तो आप दूसरे शब्द में बोल रहे हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या है, उस गोले की जो क्या है, उसी त्रिज्या को हम लोग दर्पण की क्या कह देते हैं। ये दूसरे शब्दों में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो आपकी वक्रता है, या जो भी लिखने तुम। ठीक है, दैट इज मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मुख्य फोकस में लिख लेना वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं।
थोड़ी देर, हाँ अब देखो, आपके ये दर्पण हो गया, एक तरफ पॉलिश कर दी गई। अब ये तुम्हारा वक्ता केंद्र है, देखो इधर, ये तुम्हारा ध्रुव है, इनके बीच में कोई बिंदु होगा, मध्य बिंदु, उसी का नाम है फोकस। और उसे किससे दिखाओगे? कैपिटल एक्स। जी। अब फिर सी और एफ के बीच में आर निकलेगी। नहीं, आर क्यों निकलेगी? आर तो हमेशा ये है ना, दूरी है। हाँ तो आर भी तो निकालनी पड़ेगी। जैसे निकाला है जी, तो बीच में तो निकली। आर बीच में कहा जा रही है? आर अलग चीज है, वो अलग चीज है। सही है, ठीक है। तो मुख्य फोकस सुनने तो वक्ता केंद्र ध्रुव के जो मध्य बिंदु होता है उसी का नाम क्या होता है? मुख्य फोकस। पहली डाली होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आराम लिखा हो। इसे एक स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये बेसिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे एक स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मार्ट होने के लिए ना, अच्छा, अभी तो लिख रहा हूँ। इसे स्मॉल एफ से ठीक है, क्या बोला है कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव या जो बीच की दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका दर्पण हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, और ये ध्रुव हो गया। इस दूरी का नाम है फोकस दूरी, ठीक है। आगे लिखेंगे फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि जो स्मॉल एफ निकलेगा वो r/2 निकलेगा। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बना ले। नहीं, क्योंकि कारण ये है ना कि देखो, जब ये आपका r है पूरा, अब जब क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य मतलब आधा, तो अगर ये दूरी आधे दूरी की है तो इसका मतलब ये दोगुना होगा। यही लिखा है कि जो आपकी वक्ता जो केंद्र वो वक्ता त्रिज्या उसका आधा जो है वही आपका मुख्य फोकस दूरी कहना है। और इसमें एक चीज और ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए, उसका नाम है मुख्य अक्ष पथ हो गया। अगर एक लिखा होगा, ये फार्मूला याद रखना, इससे डायरेक्ट एक नंबर का सवाल आ जाते हैं कि कोई दर्पण है जिसकी फोकस दूरी इतनी है तो वक्ता त्रिज्या बताओ, या तो वक्ता त्रिज्या देके फोकस दूरी पूछ लेगा। बता दूं? याद है? याद है? अरे वाह, याद नहीं है तो कलर बदल दिया मतलब। तो आज याद नहीं है तो पता नहीं। कल नवरात्रि यहाँ बैठ क्या रहे पढ़ना में जाएगा कल? मैं कोई नहीं गया भैया। हेडिंग डाले मुफ्त है, लास्ट हेडिंग है। कैसे सुनिए मुफ्त होता है वक्रता केंद्र मुख्य फोकस तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। याद तुम कल सुन कर कोई दिक्कत नहीं है।
आज बच्ची आज और क्या बोलता था आज मार खाना टेक्निक न करो टोटल आपका देखो इधर पहली बात तो यह है कि मुख्य अक्ष क्या है, बोला गया है कि वक्रता केंद्र मुख्य फोकस, ये दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, इन तीनों को मिलाने वाली जो रेखा, ये रेखा मिला रही है, इसी रेखा का क्या नाम, सिंपल सिंपल पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें आ जाओ।